अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। और जो नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा आजम हरीर बाय अमारा हुसैन की एपिसोड नंबर 41 है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं। अगला दिन अहरवाद। हवा में हल्की खनकी के बायस महल के अकबी सदर दरवाजे के अंदर खड़े घोड़ों और बैलों के मुंह से धुआं निकल रहे थे। रात भर जलने वाले शमादानों से जलती हुई लकड़ी के बो फिजा में रची हुई थी। इसने बाल क्रोशिये के तिकोने नन्हे रुमाल से यूं बांधते थे कि लटें चेहरे से हट गई थी। तिकोनी रुमाल में शहद रंग के लहरदार बाल इसकी पुश्त पर गिरे थे। मोटे खद्दर नमा कपड़े के हल्के हरे रंग की पोशाक पहने उसने हाथ में तिनकों से बनी टोकरी थाम रखी थी। सामने से आती मरीना को देखकर वो मुस्कुराई और उसकी जानिब हाथ हिलाया। फिर पोशाक के ऊपर ओढ़े आगे से खुले लिबादे को अपने गिर्द लपेटा। रात कैसी गुजरी तुम्हारी? थक गई होगी बहुत। असरा खानम ठीक से सो पाई? मत पूछो परीसा, जोर जोर दर्द कर रहा है। इवान को सजाने में ही आधी रात गुजर गई। असरा खानम तो शाही हुजरों में जाने वाली तकियों को पंखों से भर देती थी। इनके साथ मजीद 2-3 लड़कियां थी। पता नहीं कब सोए। इसके बाद फरीसा ने इसका बाजू सहलाते हुए टोकरी उठाई। आओ हमारे साथ नाश्ता करो। घर में अकेले दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं यहाँ आई। असरा खानम भी साथ होंगी तो मजा आएगा। वो खुश होते हुए बोली और गुंजाइश नहीं, हाथ से मना किया। मैं पहले ही भारी नाश्ता कर चुकी हूँ। ओह अच्छा। फरीसा ने होंठ मोड़ते हुए उदास सा चेहरा बनाया। ठीक है फिर मैं चलती हूँ, पहले ही देर हो चुकी है। हाँ तुम जाओ, आसरा मकतब नहीं है। फरीसा ने इस बात में सर हिलाया और आगे बढ़ गई। तेज तेज कदम उठाने पर पांव दुख रहे थे। कुछ ही देर में सर्दी के मारे सी सी करते वो मकतब पहुंची। कुछ लड़कियों से असरा का पूछा, फिर इनके बताए गए कमरे में आई तो वो एक तकिए से टेक लगाए हुए थी। आ गई तुम? इसे देख के वो कुछ सीधी हो बैठी। फरीसा ने झिझक के इनके दोनों गालों पर बोसा दिया। फिर वसी कमरे में तरतीब से रखे दर्जनों नए तकियों और बिस्तर के गलाफों को देखा। काफी काम कर लिया है आपने। घर चले जाना चाहिए आपको आज। घर? चौंके से देखा। नाना, मेरी मौजूदगी यहाँ जरूरी है। आराम कर लिया है मैंने। वैसे भी कौन सा अकेले कर रही थी, लड़कियां लगी हुई थी साथ। टोकरी में से फूली हुई रोटी निकाली। फिर अजीब नजरों से देखा, ये किस किस्म की रोटी है? ये रोटी नहीं है असरा खानम, भूल गई आप। बताया तो था मेरी दोस्त की बेकरी है मास्टर में, वहां ऐसे केक बनते हैं। इसकी अम्मी से सीखा था मैंने ये। आप खाएंगी तो फिदा हो जाएंगी। केक मुंह में रखते ही इसने टोकरी से उबले हुए अंडे निकाले। वाकई कितना नर्म और लजीज है। चबाते हुए उन्होंने हैरानगी से कहा, यकीन नहीं आता ये तुमने बनाया है। मराहल खातून के शौहर को चखाऊंगी मैं ये। कसम खा के कह सकती हूँ कि इसने इस किस्म की लजीज रोटी नहीं खाई होगी। लेकिन ये रोटी नहीं है, ये केक है। इसे केक ही बोलिएगा। समझ गई? समझ गई, उन्होंने मुंह चलाते हुए जवाब दिया। फिर इसकी जानिब देखते हुए गोया हुई। फातिमा खातून आई थी, शहजादी नीलुफर की खास खादमा की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ देर पहले मुझसे किसी अच्छी कनीज का पूछ रही थी। मैंने तुम्हारा नाम बता दिया, लेकिन मैं भला कैसे करूंगी शहजादी नीलुफर के काम? आप जानते भी हैं अभी तक मैंने कोई खास काम नहीं किया। मुझे अंदाजा नहीं है इन कामों का। कहीं कोई मसला हुआ तो? कोई मसला नहीं होगा, तुम कर सकती हो ये। मैं नहीं चाहती तुम फारिग रहो। मरीना ने बताया था कि यहाँ की लड़कियां तुम्हें तंग कर रही थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक तो ये मरीना, इसने दांत पीसे। तुम्हें मैं बताऊंगी कि वहां कब जाना है, तब तक तुम मेरा एक काम करो। मैं आपको फारिग अच्छी नहीं लग रही? मुंह बनाते हुए इन्हें देखा। बिल्कुल नहीं, मुझे घर के तकियों के लिए पंख चाहिए हैं। तुम्हें पता दे देती हूँ मैं। उन्होंने कपड़े की एक बोरी फर्श पर बिछे बिस्तर पर बैठे बैठे ही करीब से अपनी जानिब खींची। इसमें से कागज निकाला, एक नजर इस पर लिखे पते पर डाली और इसकी तरफ बढ़ाया। ये लो, ये चंद खाली बोरियां लो और इनको पंखों से अच्छी तरह भर के लाना। फिर बिस्तर पलट के इसके नीचे से चमड़े की छोटी सी थैली निकाली। इसमें मौजूद सिक्के खनके। सिर्फ 3 सिक्के
दोगी तुम कसान को, इससे ज्यादा का बोलेगा तो मेरा नाम बता देना। आपके नाम से डर जाएगा क्या वो? आबरूज का है, डरेगा नहीं, जानता है मुझे, इसकी बेटियों के लिए कपड़े भी सिलवा के भिजवाती रहती हूँ। तभी वो रियायत कर देता है। परीसा ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। ये टोकरी अपने साथ घर ले जाइएगा, मैं ये पंख लेके सीधा घर चली जाऊंगी। वैसे ये इतने नर्म पंख किस मुर्गी के हैं? इसने जमीन पर फैले मुलायम पंखों में से एक उठाया। मुर्गी के नहीं है ये, हंस के पंखे हैं जो मैं मंगवा रही हूँ, वो मुर्गी के हैं। ओह, इसने नाक चढ़ा के अजीब सा मुंह बनाया। क्या आप मुर्गी के पंखों के तकिए बनाएंगी? इन तकियों से बदबू नहीं आएगी? अरे बेवकूफ! इनके इसके सर पर चपत रसीद करते उन्होंने टोकरी एक तरफ रखी। किसान इन पंखों को दवाइयों से अच्छी तरह धो के साफ करता है, इसके बाद ही बेचता है, और महल के लिए आने वाले पंखों को खुशबू लगाकर फिर सुखाया जाता है। चलें फिर सही। असरा खानम, मुंह पर हाथ रख के इसने एक जमाई ली और उठकर खड़ी हुई। मकतब में आज चहल पहल ज्यादा थी। मकतब के बाहर वाले बाग में आज मेला लगना था। कनीजें हाथ की बनाई हुई चीजों को तरतीब से मकतब के दलान में रख रही थी। उसने सुर्ख घुंघराले बालों वाली लड़की को देखा जिसने मतबख में से इसका मजाक उड़ाया था, जो अपना कुछ सामान दलान में रख रही थी। परीसा ने तेवरी चढ़ा के इसे देखा। इसने मुंह बनाते हुए बाल झटके और पलटी। इसको ना जाने क्या मसला है, सोचते हुए परीसा ने मकतब की देवड़ी से कदम बार रखा। कई खादम बाग को सजा रहे थे और कुछ देर बाग के बाहर खड़ी इनको काम करता देखने लगे, फिर आगे बढ़े। ये जगह महल से काफी करीब थी। वो पैदल चल के ही यहाँ तक आई थी। इसने झील के पास बने घर के करीब इस आदमी को देखा। वो कुछ उलझन का शिकार हुई और इसकी जानिब कदम उठाए चलते सर की जंबिश से इसे सलाम किया। आपका नाम शुजा है? हाथ में थामे कागज पर लिखा नाम दोबारा पढ़ा और चेहरा उठाया। जी। किस सिलसिले में आई हैं आप? शुजा ने शहद रंग बालों वाली लड़की को देखा जिसके सर पर क्रोशिये से बना तिकोनी रुमाल था। मुझे किसान मोहतसम से मुर्गी के पंख खरीदने हैं, लेकिन यहाँ तो खेतों और किसानों का कोई नामो निशान नहीं। इसने ऊपर नीचे शुजा को देखा, फिर झील और इसके इतराफ को, और कागज इस आदमी के हवाले कर दिया। दोनों के अकब में मौजूद घर की चिमनी से धुआं उठ रहा था और आसपास से किसी घोड़े के हिनहिनाने की आवाजें आ रही थी। पौधों और मिट्टी की बास इस खन सुबह को मजीद ताजगी बख्श रही थी। आप शायद पहली बार आई हैं यहाँ। किसान झील की दूसरी तरफ रहते हैं। आपको इस कश्ती में जाना पड़ेगा। झील में अटकलियां खाती कश्तियों की तरफ इशारा करते शुजा ने इसे कागज वापस किया। कश्ती में? कशमकश का शिकार होते इसने कागज पोशाक में बनी जेब में डाला। आपकी शक्ल कुछ मानूस सी लगती है। परीसा ने इस आदमी को उलझते लहजे में कहते सुना। आपका नाम क्या है? परीसा ने कुछ ताज्जुब से इस आदमी को देखा। कंधों तक आते इसके बाल कनपटियों के करीब सफेद हो चुके थे। जिस्म वर्जिशी था और इसका लिबास जंगजू मर्दों की तरह था। परीसा, परीसा कुनान, असरा खातून रिश्तेदार है मेरी, शायद आप जानते हो इन्हें। कुछ कदम झील के जाने बढ़ाए। ये पानी तो काफी गहरा लग रहा है। इसने झुरझुरी ली। ये जाने बगैर के पीछे खड़े आदमी ने हाथ से तीर नीचे गिर चुका था। वो बेखबर कश्ती के करीब चली आई। क्या यहाँ कोई कश्ती चलाने वाला नहीं? इसने बिना पीछे मुड़े ऊंची आवाज में कुछ झिझकते हुए पूछा। नहीं, यहाँ कोई कश्ती चलाने वाला नहीं है, तो वे खुद ही जाना पड़ेगा। शुजा ने इसे वहीं खड़े खड़े जवाब दिया। उफ, अभी क्या मसला है? इसे दोपहर तक जिंदार से मिलना है। ये ख्याल आते ही वो मजीद झुंझलाहट का शिकार हुई। कश्ती चलाना कोई मुश्किल काम नहीं। गहरे पानी को देख के इसे हौल उठ रहे थे। कानों में पड़ती आवाज पर नीचे मुड़ के देखा। जिसने कभी ना चलाई हो, इसके लिए ये काम किसी बड़े मसले से कम नहीं। कुछ बुरा भी हो सकता है, लेकिन अभी तो तुम कश्ती में बैठी तक नहीं। तुम्हें कैसे मालूम कि कुछ बुरा हो सकता है? मुझे मालूम है मैं कश्ती नहीं चला सकती। जाहिर है कुछ बुरा ही होगा। किसी भी मसले का हल तब तक मुमकिन नहीं जब तक कोई फर्द इसे हल करने की जिम्मेदारी खुद कबूल ना कर ले। तुम्हें अगर कश्ती चलाना मुश्किल लग रहा है तो बैठ जाओ कश्ती में। कश्ती सही सलामत है
चप्पू चलाती रहोगी तो डूबने का तो कोई इम्कान ही नहीं, किसी ना किसी तरह किनारे तक पहुंच जाओगी। इसने मशकूक नजरों से इस शख्स को देखा। किसी का जल्द बेतकल्लुफ हो जाना इसे पसंद नहीं था। कोई जवाब दिए बगैर इसने एक हाथ से कश्ती खींची, कुछ देर पानी को देखती रही, फिर हिम्मत करके कश्ती में पैर रखा। इस शख्स के बेतकल्लुफ हो जाने पर इसने चंद सिक्कों के एवज मदद मांगने का इरादा तर्क कर दिया। कश्ती वजन पड़ने के बायस डगमगाई। उसने पैर वापस खींचा। पिछले कुछ वक्त से सुनाई देने वाले घोड़े की आवाज अब इसके अकब से साफ और कुछ नजदीक सुनाई दी। शुजा साहब, वाकई ये जगह अपने घोड़े को चराने के लिए काफी पसंद आई है मुझे। वो इस आवाज पर उछल ही सी गई। ये यहाँ क्या कर रहा था? पलके मीचते हुए इसने मुठियां बेबसी से भींची। पीछे पलटकर देखने से अच्छा था वो पुरएतमाद होकर कश्ती में बैठ जाती। वो किसी भी तरह इसके सामने किसी किस्म की सुबकी का शिकार नहीं होना चाहती थी। इतनी कुन जहन नहीं हूं मैं। मूवीज में लोगों को कश्ती चलाते देखा है, कोई मसला नहीं होगा। अकब से आती इन दोनों की आवाजों को नजरअंदाज करके वो बमुश्किल डगमगाती कश्ती पर बैठी तो सुकून की एक सांस ली। फिर कश्ती में रखे चप्पू उठाए, दोनों चप्पू कश्ती के दाएं बाएं रखे और जैसे इसने मूवीज में देखा था इसी तरीके से अमल करते चप्पू चलाने लगी। शुक्र है इसकी इन दोनों की जानिब पुश थी, वरना जिस किस्म की रोहासी शक्ल इसकी बनी थी वो दोनों यकीनन डर जाते। अगर ये कश्ती उलट गई, अगर वो पानी में गिर गई, न जाने पानी में कैसे कैसे जानवर हो। नहीं नहीं, तेजी से सर हिलाया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जेरे लब वो मुसलसल बड़बड़ा ही रही थी। बेखबरी में से मालूम ही नहीं हुआ कि वो किनारे से हट के झील के वस्त के करीब पहुंच चुकी है। उसने गैर इरादी तौर पर पीछे मुड़कर देखा। दाऊद सुल्तान अपना चोगा उतार के आस्तीन लपेटे एक सिपाही से सीख ले रहा था, जिसमें पूरी पूरी मुर्गियों को फंसाया गया था। इसने सुकून की एक सांस ली। हवा का एक तेज झोंका इससे टकराया। परिसा ने एक हाथ से चेहरे को पूरी तरह ढकते बालों को संभालना चाहा। चप्पू उसके हाथ से छूट चुका था। जब तक वो संभल पाती पानी से चप्पू उठाती, वो पानी पर तैरता दूर होता जा रहा था। इसने बेबसी से शुजा नामी इस आदमी को देखा। वो अपने घर के करीब बनी मिट्टी की अंगीठी में सीख लगा रहा था, जबकि दाऊद झील के किनारे अपने हाथ धो रहा था। पता नहीं इसको यहाँ आने की क्या जरूरत थी। दांत पीसते हुए इसने नथने फुलाए। एक चप्पू चलाते हुए इसके हाथ दुखने लगे थे। गोल गोल घूमने से कोई किनारे तक नहीं पहुंचता। हाँ, झील में रहने वाली बलाएं जरूर मतवज्जा हो जाएंगी। वो धक से रह गई। चप्पू चलाते हाथ रुके। हाथ के पुश से इसने बालों को झटक के यूं जाहिर किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। इसने चप्पू दोबारा हाथ में लिया और अनमाहक से इसे चलाते हुए खुद को पुरसुकून रखने की मुसलसल जद्दोजहद करने लगी। असरा खानम, आप मुझे बता नहीं सकती थी कि यहाँ चुल्लू भर पानी है जिसमें मैं डूबने वाली हूँ। दांत पीस पीस के इसका मुंह दुखने लगा था। इसने दूर झील के किनारे पर खड़े शुजा ने पलट के परिसा को देखा, जो अब हार मानते हुए चप्पू कश्ती में रख के हथेली पर चेहरा गिराए दूसरी जानिब देख रही थी। कश्ती झील के बिल्कुल वस्त में खड़ी थी, जबकि दाऊद सुल्तान घोड़े को पानी के करीब ले आया था। पानी पर पड़ता घोड़े का अक्स इन दायरों में हिचकोले लेने लगता जो इसके पानी पीने पर बन रहे थे। तुम्हें नहीं लगता इसे मदद की जरूरत है? शुजा ने कपड़े से पानी पोंछते दाऊद को देखा, जो पानी पीते घोड़े की पीठ सहला रहा था। इसे मदद की नहीं, अक्ल की जरूरत है, जो दी नहीं जा सकती। आप क्यों नहीं जाते? कुछ देर पहले तो बड़ा हौसला बढ़ा रहे थे। वैसे अगर ये गजाल कुनान की बेटी ना होती तो क्या सोचते तुम इसके बारे में? दाऊद ने फौरन पलट के शुजा को देखा। आपको कैसे मालूम हुआ? अपनी माँ से मिलती है, पहली नजर नहीं जान गया था। धुले हुए पत्थर पर मसाले पीसते उन्होंने जवाब दिया। दाऊद खामोश रहा तो शुजा ने हाथ रोकते हुए इसे देखा। मैंने अभी एक सवाल पूछा है लड़के। दाऊद ने गहरी सांस ली और दूर कश्ती में बैठी लड़की पर निगाहें मरकूज कर दी। गजाल कुनान की बेटी ना होती, शायद जानता तक नहीं। वैसे मैं इतने मसाले नहीं खाता। उंगली से पिसते हुए मसाले की जानिब इशारा किया जो वो बर्तन में जमा कर रहे थे। मैंने जो पूछा है तुमने वो नहीं बताया। अगर गजाल कुनान की बेटी ना होती ये लड़की और तुम इसे जानते तो क्या सोचते इसके बारे में? कुछ नहीं, इसने लब मोड़ते हुए संजीदगी से सर नफी में हिलाया। ठीक है, कंधे उचकाए, मैं अंदर जा रहा हूँ। इन मसालों से सालन भी तैयार करना है। शुजा उठ के
अपने घर की जानिब बढ़ गया। और हाँ, ये मसाले तुम्हारा मुंह नहीं जलाएंगे, सिर्फ सालन में जायका बढ़ाएंगे। चलते चलते गर्दन मोड़ के उन्होंने कहा। दाऊद ने खश्मगीन नजरों से इन्हें देखा, फिर उठकर खड़ा हुआ और दूसरी कश्ती के पास जाके इसकी रस्सी खोलने लगा। मैं जा रहा हूँ इस लड़की को डुबोने। कश्ती में बैठ के इसने चप्पू चलाने की कोशिश की। झील के पानी को घूरने से इसमें रास्ता नहीं बन जाएगा। परिसा ने हड़बड़ाते हुए चेहरा इसकी जानिब घुमाया। इसकी कश्ती परिसा की कश्ती से लग चुकी थी। दाऊद ने झुक के पानी में तैरती परिसा की कश्ती से लटकती रस्सी निकाली और इसे अपनी कश्ती से बांधने लगा। मैंने मदद नहीं मांगी थी। हवा से कश्ती को वैसे भी किनारे लग जाना था। हाँ, शायद हवा तो तुम्हारे हुक्म पर चलती है। तुम किसी कागज पर कोई मंत्र लिख देती, शायद ये पानी तुम्हें मॉस्टर ले जाए। ऐसा कुछ होना अब नामुमकिन है। वो रास्ता अब बंद हो चुका है। और बेसाख्ता बोली रस्सी बांध के अब वो कश्ती में रखे चप्पू दोबारा अपनी जगह रख के चलाने लगा। फिर हाथ रोक के इसे संजीदगी से देखा। तुम्हें इस कश्ती में आना होगा, वरना किनारे तक पहुंचने में देर हो जाएगी। मेरा वक्त तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा तो है, मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी। सुबकी महसूस करते इसका चेहरा सुर्ख हुआ। तुम्हारी नहीं कर रहा, इन लोगों की कर रहा हूँ, जो जाविया जो रोज ये कश्तियां इस्तेमाल करते हैं। एक ही किनारे पर होगी तो इन्हें परेशानी होगी। उसका चेहरा मजीद लाल हुआ। लब भींचते हुए इसने इस कश्ती को देखा, फिर इसके चेहरे को। इसकी मुंतजर नजरें इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। न जाने क्यों, लेकिन हमेशा तुम्हें मेरी ही मदद की जरूरत पड़ती है। जरूर इसके पीछे कोई खास वजह है, या फिर कोई खास शहर हो सकता है। मेरा किसी किस्म के शहर से कोई वास्ता नहीं। वो बिफर से गई, भवें तन से गई थी, और मुझे क्या जरूरत पड़ी है जो मैं तुमसे मदद लेने के लिए शहर करूंगी। हो सकती है कोई बड़ी जरूरत हो सकती है। कहीं तुम इस तरह मेरी जासूसी तो नहीं कर रही। परिसा ने अपनी थोड़ी खुजाई, मुठियां भींचे। इसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। मुझे जल्दी पहुंचना है। इसकी जानिब से चेहरा मोड़ के इसने दूसरी तरफ देखा। फिलहाल वो खुद को बार बार खामोश रहने की तलकीन कर रही थी। तुम्हें इस कश्ती में आना होगा। चेहरा दोबारा इसकी जानिब घुमा के वो खामोशी से खड़ी हुई। दिल तो चाह रहा था एक मुक्का इसके नाक पे रसीद करके इसे पानी में डुबो दे। तुम्हारे किसी मुक्के से मैं झील में गिर नहीं जाऊंगा। जल्दी करो, मुझे शौक नहीं है तुम्हें मुक्के मारने का। नाक चिढ़ा के इसने जैसे इसकी कश्ती की जानिब कदम बढ़ाया। कश्ती डगमगा गई तो वासुन खोती कश्ती में गिर पड़ी। तो खुद को कोसते हुए इसने सख्ती से लब पेवस्त किए। खुद को दिलासा देना चाहा। एक लम्हे की देर थी और शायद वो रो पड़ती। खड़े होके इसने इस बार एहतियात से कश्ती में कदम उठाया, फिर दूसरा इसकी कश्ती में रखा और छलांग सी लगाई। दोनों कश्तियां डगमगाई। इसका पैर फिसला और धड़ाम से इसके करीब आ गिरे। फिजा अपनी जगह एकदम साकत हुई। परिंदे हवा में वहीं ठहर गए। इसे अपनी हथेली के नीचे रखी इसके हाथ की पुष्ट की हरारत महसूस हुई और वो गड़बड़ा के झटके से कश्ती के किनारे जा लगी। उसने नजरें चुराते इन दोनों हाथों से अपने कान के पीछे अड़से बालों को मजीद वहीं जमाया। दाऊद ने इसे नजरें चुराते हुए अपने नाखून खुजाते देखा। उसका चेहरा इस बार गुलाबी हुआ था। इसे अपने हाथ की पुष्ट पर इसके ठंडे मुलायम हाथ का एहसास ठहरता हुआ महसूस हुआ। नजरें बेसाख्ता इसके हाथों की जानिब मतवज्जो हुई, फिर इसके चेहरे पर ठहर गई। क्या हम जल्दी जा सकते हैं? मुझे किसी की नजरों में नहीं आना। हम दोनों को इस तरह देख के कोई कुछ गलत न समझ जाए। एहतजाजन कहते हुए इसने पानी पर पड़ते अपने अक्स को देखा। एक लम्हे को तो इसकी जान निकली थी। अक्स नहीं बदला था, वो वैसी ही थी। इसने बेसाख्ता होंठों का किनारा खुजाया। 2 बार वो हार इसकी जेब में था। इसके अलावा ऐसा होना मुमकिन ही नहीं था, लेकिन वो इसे जेब में लिए क्यों फिर रहा था? कोई ऐसा नहीं समझेगा। अगर समझ भी ले तो वो जान जाएंगे कि मुझे कनीजों में दिलचस्पी लेने की कोई ख्वाहिश नहीं। तुम्हें बेफिक्र रहना चाहिए, सुकून से कह के इसने एक लम्हे को पीछे पलट के देखा। परिसा के दिल को धक्का सा लगा। सुबकी के एहसास ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। कश्ती किनारे से लगने वाली थी। इस दफा वो बमुश्किल अपना तवाज़ुन बरकरार रखते हुए तेजी से उठ खड़ी हुई। कश्ती किनारे से लग के पूरी तरह साकत हुई तो वो उजलत भरे अंदाज में नीचे उतर गई। गला खंगार के इसने अपनी भराई हुई आवाज को साफ किया। शुक्रिया। उसका चेहरा शदीद खौफ के मारे झुका हुआ था
और वो सरअत से पलटकर इस रास्ते पर तेज तेज चलती आगे बढ़ गई थी। दाऊद ने इसे बिना रुके वहां के से तकरीबन भागते हुए देखा। कुछ ही देर वहां वही रुका रहा, फिर कश्ती का रुख शुजा साहब के घर की जानिब कर दिया। इसने कुछ बुरा तो नहीं कहा था। इसकी आंखें उलझी, इसकी शक्ल रो देने वाली क्यों हो रही थी। इसने कंधे उचकाए, चंद साआतें बीतने के बाद वो किनारे तक पहुंचा। तुम तो इसे डबो देने वाले थे। शुजा ने तंबाकू में मुर्गी की बोटियां रखनी शुरू की, जिसे उन्होंने काफी शौक से काटा था। वो कश्ती से उतरा, गैर इरादी तौर पर दाएं हाथ की पुष्ट सहलाई और यूसुफ को इशारा किया जो उसके घोड़े को दरख्त से बांध रहा था। कुछ ही देर में यूसुफ ने घास पर कालीन बिछाया। वो जूते उतार के कालीन पर बैठ गया। मेरा दुश्मन आपका दुश्मन है, वापसी पर ये काम आप कर लीजिएगा। पैर फैलाए इसने अपने स्याह मुलायम बालों में हाथ फेरा। सुरमई आंखों की मुड़ी हुई पलकें झील के दूसरे किनारे की जानिब रुख वहीं ठहरी हुई थी। वो दोनों तरबियती मैदान के चार दीवारी में खड़े थे। यूं के दरख्तों की चार दीवारी इन्हें दूसरों की नजरों से बासानी बचाए हुए थी। वो चेहरा उठाए भूरे पैरों तक आए अबाया पहने इस बूढ़े को देख रही थी। ये है वो किताब, लेकिन मुझे नहीं लगता जो आप इसके बारे में कह रहे थे वो सच है। इसने पेश बंद के नीचे बनी जेब में से पुराने सरवर की किताब निकाली। तुम खुद जान जाओगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। जिंदार की अमीर निगाहें किताब को देखकर हीरों की मानिंद चमकी। इसने किताब खोली और दाएं हाथ से सारे सफ़हात पकड़कर एक साथ इन्हें पलटा पलटता गया। फरीसा ने नामहसूस तरीके से लफ्ज का किनारा खुजाया। उसका दिल किसी अनजाने एहसास के तहत तेजी से धड़क रहा था। न जाने क्यों, लेकिन अंदर से उभरती कोई आवाज इस किताब को जिंदार के हाथ में दिए गए गोया एहतजाज सा कर रही थी। इस वक्त अहरवान के महल के सारे किले बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए थे। ओले गिरना बंद हो चुके थे, आसमान साफ होने लगा था और तरबियती मैदान में इक्का दुक्का सिपाही आ जा रहे थे। तुम गौर से देखो सबको, जिंदार ने इसे कहा। परीसा ने तरबियती मैदान का अब कुछ तवज्जो से जायजा लिया। इसकी नजर इन सिपाहियों पर पड़ी जो एक साथ खड़े किसी बात पर हंस रहे थे। इनमें से एक हाथ में गाजर थामे इसे यूं खा रहा था गोया कई दिनों के फाकों के बाद इसे ये गाजर नसीब हुई हो। जिस चीज ने इसे इस सिपाही की जानिब मतवज्जा होने पर मजबूर किया वो इसके चेहरे पर फैली हद दर्जा हमाकत बेहमाकत थी। तुम इस किताब में वो लिखो जो तुम इस वक्त इस मैदान में देखना चाहती हो। जिंदार ने एक हाथ से किताब की इसकी जानिब बढ़ाई। तो इसने इससे क्या होगा? इसने आइब्रोज कहा कि अजीब नजरों से इस बूढ़े को देखा। तुम देखती जाओ क्या होगा। बस जो तुम चाहती हो इस वक्त लिखो वो यहाँ। इसने किताब हाथ में ली, फिर कमर पर बंधी चमड़े की हथेली से कलम और दवात निकाली। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, लेकिन अगर कुछ हुआ नहीं। इसने दवात की शीशी में इससे अटके लकड़ी के ढक्कन को जमीन पर घुटनों के बल बैठते एहतियात से हटाया। तो इस किताब से ये लिखा ही तुम मिटाओगे। मैं इस किताब को इस तरह खराब नहीं करना चाहती। ये मेरी माँ की निशानी है। लड़की, तुम इसकी फिक्र ना करो। इस किताब को कुछ नहीं होगा। तुम लिखो जो लिखना चाहती हो। इसने एक लम्हे को जिंदार के झुर्रियों भरे चेहरे को देखा और फिर निगाहें सामने के मंजर पर जमा ली। वो बेवकूफ सा सिपाही अब मुंह बनाए खड़ा था और बाकी नौजवान सिपाही इसकी किसी बात पर हंसी से लोटपोट हो रहे थे। शायद ये लोग इस सिपाही का मजाक उड़ा रहे हैं। परीसा बड़बड़ाई। जिंदार ने एक नजर इस सिपाही को देखा, फिर कलम दवात में डुबोती परीसा को। ये शमून था और जिंदार जानता था वो लोग इसकी किसी बचकाना हरकत पर ही हंस रहे होंगे। इसके साथ इसने यही होते देखा था। क्यों ना तुम इस बुज़दिल सिपाही को लड़ता दिखाओ, यूं के सब हैरान रह जाएं। ये कभी इनसे लड़ नहीं सका है। तुम लिखना जानती हो, तुम्हें मालूम है इसे कैसे लिखना है। परीसा ने किताब पर रखे हाथ में कलम घुमाया और कुछ शशोपंज में मुब्तला लब चबाते हुए लिखना शुरू किया। तुम लोगों ने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? इसने ही जुमला जैसे ही लिखा था, इसी वक्त इस सिपाही की आवाज यही जुमला कहती इसके कानों से टकराई थी। शमून ने हाथ में थामी गाजर दूर फेंकी। आओ, जिसको लड़ना है सबकी हड्डियां तोड़ सकता हूं मैं।
परीसा के हाथ से कलम छूट गया। क्या इसके कान बज रहे थे? इसने बेसाख्ता गर्दन उठाई। क्या मैंने ठीक सुना? क्या सिपाही ने यही कहा? जिंदार के चेहरे पर एक फखर या जताती मुस्कुराहट फैली। दूसरी जानिब शमून हक्का बक्का इन सिपाहियों को देख रहा था, जिनकी हंसी कुछ कम हुई थी। वाकई तुम हड्डियां तोड़ सकते हो? एक सिपाही ने इसके कंधे पर एक धमोका दिया। दूसरे ने दूर ही से हांक लगाई। मुर्गी की तोड़ता है हड्डियां? देख नहीं रहे कैसे दिन ब दिन इसकी तोंद निकलती जा रही है? क्या सिपाही ऐसे होते हैं? तुम्हें तो अस्तबल का चौकीदार होना चाहिए था। शमून गंग खड़ा था। ये क्या बोला था इसने? क्या वो होश में था? अगर इनमें से एक ने भी इसे एक झापड़ रसीद किया तो इसके हाथों के तोते उड़ जाने थे। फिर एक अजीब सा एहसास उसके अंदर जागा, जो गुस्से में तब्दील होने लगा। वो तेजी से इस सिपाही की तरफ बढ़ा जिसने इसके कंधे पर हाथ मारा था, और इसकी कमर बंद से लटकती तलवार खींच डाली थी। तलवार खनकती हुई न्याम से बाहर आई और उसने इसकी नोक इस सिपाही के सीने पर रख दी थी। जिंदार ने शमून को तलवार थामते देखा और इसने कहका लगाया। परीसा ने किताब पर तेजी से लिखती उंगलियां रोकी और एक नजर इस अहमक सिपाही को देखा, जिसके चेहरे पर अब हमाकत के बजाय गुस्सा था। परीसा की आंखें मजीद फैली। इसकी आवाज कपकपाई। ये किताब, वो हकलाई, ये वही कर रही है जो मैं लिखती जा रही हूँ। वो तेजी से उठकर खड़ी हुई। दवा की शीशी इसके पैर से टकराने के बायस लुढ़क गई। वो स्याही मुट्ठी मिट्टी पर फैलती जज्ब होने लगी। तो लड़की, अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं आया तो ये तलवार इस मुकाबिल खड़े सिपाही के सीने में घूम दो। क्या? इसकी गोया जान निकली। तुम कर सकती हो ऐसा। इसने शाने उचकाए और दरख्त की पुतली शाखों को चेहरे से परे किया। ओ भिखारी, तुम मुझ पर तलवार तानोगे? परीसा की गर्दन इस गुस्सीली आवाज पर घूमी। इस अहमक सिपाही के मुकाबल खड़ा कसरते जिस्म वाला सिपाही जोर से चीखा। अहमक सिपाही कुछ देर खाली खाली नजरों से सिपाही को घूरता रहा। फिर इसके हाथ से वो तलवार नीचे गिरी और वो गड़बड़ाते हुए 2 कदम पीछे हुआ। शायद ये इत्तेफाक हो, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। परीसा ने खुश्क होते लबों पर जबान फेरी। जिंदार तेजी से घुमा। ठीक है, तुम कुछ और लिखो। कुछ जिंदार सोचने लगा। जब तरबियती मैदान की तरफ आने वाले रास्ते पर इसने दाऊद सुल्तान को मुहाफिजों के साथ आते देखा। वो संजीदगी से अपने हमराह चलते आदमी से कुछ कह रहा था और वो आदमी इसकी बात पर सर हिलाता जा रहा था। परीसा ने तेजी से जिंदार को देखा। फिर इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैली। मैं देखती हूँ जादूगर साहब के आप कितना सच बोल रहे हैं। और खड़े खड़े किताब पर लिखने लगे। इसने 3 उड़ते जंगली कौवे लिख के जैसे अगला लफ्ज लिखना शुरू किया। आसमान पर 3 जंगली कौवे उड़ते दिखाई दिए। अब वो लिखती जा रही थी। वो अल्फाज हकीकत में ढलते जा रहे थे। तीनों कौवे पहले दाऊद सुल्तान के सर पर मंडलाने लगे। दाऊद सुल्तान की तेवरियां चढ़ी और उसने हाथ से इन्हें दूर भगाना चाहा। वो जोर जोर से काएं काएं करते इसके पास से नहीं हट रहे थे। दाऊद सुल्तान के करीब खड़े मेमोस और सिपाहियों ने इन्हें दूर भगाना चाहा, लेकिन कौवों की हरकत में कुछ फर्क ना आया। फिर इनमें से एक के कंधे पर जा बैठा और इसके कंधे पर बीट कर दी। बीट दाऊद सुल्तान के कंधे से फिसलती इसके लिबास को खराब कर गई थी। दाऊद के दूसरी जानिब खड़ा इसका खास मुलाजिम यूसुफ तेजी से कोई कपड़ा लेने किले की जानिब भागा, जबकि दाऊद सुल्तान के चेहरे पर गजबनाक किस्म की नागवारी फैल गई। परीसा और जिंदार ने एक साथ कहका लगाया। दाऊद सुल्तान के अकब में खड़े सिपाही होंठों को सख्ती से दबाए हंसी रोकने की मुश्किल कोशिश में थे। फिर अचानक परीसा के जहन में झम्माका सा हुआ। उसके जहन में अपना हार घूमा। वो इसे निकलवा सकती थी। वो अब इस किताब के जरिए ये सब कर सकती थी। क्या अब तुम्हें मुझ पर यकीन है लड़की? कुछ हद तक। उसने किताब बंद करते हुए पेशबंद की जेब में डाली, कलम को दरख्त के तने से साफ किया। लेकिन ये किताब किसी और के हाथ लग गई तो वो बहुत कुछ बुरा कर सकता है। जिंदार साहब, मुझे इसकी हिफाजत करनी होगी। शायद इस खासियत की ही वजह से मेरा खानदान इसे छुपाए हुए था। तुम्हारे अलावा इस किताब में जो कोई भी लिखेगा वो महज लफ्ज होंगे, जैसे आम किताबों में होते हैं। इस जादुई किताब को इस्तेमाल करने की सलाहियत सिर्फ तुम में है परीसा कुनान, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। इसकी आंखों में फैली हैरानगी मजीद बढ़ गई। इसने एक दफा फिर से इस किताब के शुरू के वर्क पलटे। इस किताब का लिखा गया मैं नहीं समझ सकती। जब मैंने ये किताब मास्टर में खोली थी तो मुझे पता चला कि ये कदीम फारसी में लिखी गई है, जिसे मैं पढ़ नहीं पा रही थी।
फिर जब मैंने इसे यहाँ खोला तो मुझे इसके लफ्ज़ समझ आ रहे थे, लेकिन फिर ये किताब मेरे लिए दोबारा यूं हो गई जैसे मैं इन इसमें अल्फाज नहीं निशानात हो, जैसे पुराने वक्तों के लोगों के होते हैं जिन्हें समझना हमारे बस से बाहर हो। ऐसा क्यों हो रहा है जिंदार साहब? क्या ये किताब मुझे वो सब पढ़ने से रोक रही है जो मेरी माँ ने लिखा है इसमें? जिंदार ने महल के दूसरे किले के सामने खड़ी महंगी घोड़ा गाड़ियों को देखा। ये इन आम घोड़ा गाड़ियों से मुख्तलिफ थी जो अहवान में आम तौर पर चलती थी। यहाँ अमर और शाही लोग इसी तरह की घोड़ा गाड़ियों में सफर करते थे। जिंदार ने पहलू बदलते हुए, गला कंगारा क्या कह सकता हूँ मैं लड़की, मुझे तो जितना इल्म है मैं वही तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी मुझे अंदाजा नहीं कि ये किताब ऐसा क्यों कर रही है। परिसा ने कुछ देर जिंदार के चेहरे पर फैली सादगी को देखा, फिर सर झुका के अफसरदगी से इस किताब के सरवट पर हाथ फेरा। अनजाने में इसकी माँ ने इसमें क्या लिखा था, न जाने इसकी माँ ने इसमें क्या लिखा था। काश वो यहाँ आते ही इसे पढ़ लेती। कुछ काम टालने पर बड़े पछतावों में बदल जाते हैं। इसने खुद को कोसा। ऊपर आसमान पर उड़ती चिड़िया दरख्तों के ऊपर से गुजरती थी। बर्फ की पतली चादर तले ढके मैदान के आगे मौजूद शहर शहजादा अहवान के कपड़े अब साफ थे। मेमोस ने यूसुफ के साथ आए हुए खादम को जाने का इशारा दिया। दाऊद ने झुंझलाते हुए आसमान की जानिब देखा और आगे बढ़ गया। इन कौवों की काएं काएं हनूज तरबियती मैदान तक आ रही थी। मैं तुम्हें इस किताब का इस्तेमाल सिखा सकता हूँ, और ना सिर्फ ये। जिंदार इसके आगे इन दरख्तों के साथ चलता गया, बल्कि तुम अपनी सलाहियत को मजीद कैसे इस्तेमाल कर सकती हो ये भी। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं जिंदार साहब? आप मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, और यकीनन आपने मेरी माँ की भी काफी मदद की होगी। ऐसा ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। एक हाथ सफेद लंबी दाढ़ी पर फेरता जिंदार अपने पीछे कदम उठाती परिसा की जानिब घूमा। मैं सुन रही हूँ, वो सादगी से मुस्कुराए। इस सबसे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरा एक काम है जो सिर्फ तुम कर सकती हो। जिंदार की पुतलियां सिकुड़ गई। वो गौर से परिसा के चेहरे को देख रहा था जो इस बात पर उलझन का शिकार हुई थी। लेकिन आपको मेरी जरूरत भला क्यों होगी? सब कुछ तो आप कर सकते हैं, यानी? इसने कंधे उचकाए। आपको हर तरह का जादू आता है। जिंदार ने एक थकन ज़दा सांस बाहर खारिज की। लेकिन कुछ तो है जो मैं नहीं कर सकता। मैंने बहुत कोशिश की कि, लेकिन मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सका। समझी नहीं मैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? उसके शहद रंग बाल तिकोनी रुमाल से निकलते इसकी पुष्ट पर फैले हवा से इसके कंधों पर बिखर गए। नाक और गाल सर्दी के मारे गुलाबी हो चुके थे। दाऊद सुल्तान, जिंदार रुका। मुझे इसकी कोई चीज चाहिए जो सिर्फ तुम मुझे ला के दे सकती हो। और आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरा शहर इस पर ठीक से असर नहीं करता। जो शहर भी मैं करता हूँ वो इसके लिए महज सर दर्द में बदल जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं इसके ज्यादा करीब नहीं जा सकता, मेरी ताकत कमजोर होने लगती है। इसलिए अगर मुझे इसकी कोई चीज चाहिए तो वो तुम ला सकती हो। ऐसा क्यों है? आपका जादू इस पर असर क्यों नहीं करता? लंबी कहानी है। इसने एक अफसुर्दा सी सांस ली, फिर परिसा की जानिब झुका और इसकी बड़ी आंखों में झांका। तुम्हारी माँ, इसने दाऊद को जो जो जादुई महलूल दिया था, इस पर सहर इसने खुद किया था, और वही सहर इसे किसी भी तरह के सहर से बचाए हुए है। परिसा के दिल में कोई कांटा सा चुभा। जिस औरत को इसके बाप ने बेगुनाह जला दिया और जिस शहर के वो इतना खिलाफ है, इसी औरत का शहर इसे बचाए हुए है। वो गौर से जिंदार को देखे गई। अफसुर्दगी का शादीद एहसास इसके जिस्म पर तारी हो गया। एक जख्मी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर उमड़ आए। और इसे लगता है मेरे खानदान ने इसकी जिंदगी तबाह कर दी। वो बड़बड़ाई, हलक में गोला सा फंसा और आंखें डबडबा गई। तुम मुझे इसके कमरे से इसकी कोई ऐसी शह ला दोगी जो इसकी पहनी हुई हो। परिसा चौंक उठी। मैं एक नया तजर्बा करना चाहता हूँ। और यकीनन इसने हाथ की मजबूत मुट्ठी बनाते हुए इसे झटका दिया। यकीनन खुदावंद मुझे इसमें कामयाब करेगा। शायद यूं मैं इसे साहिरों को और तुम्हें नुकसान पहुंचाने से रोक पाऊं। परिसा के चेहरे पर बेयकीनी थी। इसके गिर्द पहरा रहता है। मैं इसके कमरे में जाऊं? लगता है आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर मैं पकड़ी गई? इसने लब भींचे। पिछली दफा भी कैद खाने में मुझे अकेला छोड़ दिया था आपने जिंदार साहब। अरे लड़की, तो क्या इसके सामने बाहर ले आता? कुछ होश के नाखून लो। जिंदार ने सर अफसोस से नफी में झटका। वहां से वापस निकाल लाया था, ये भूल गई तुम? अंदाजा है तुम्हें, अगर सिपाही तुम्हें वहां देख लेते तो महल में तुम्हारा काम करना मुमकिन ही नहीं था। इसी दिन निकाली जाती महल से।
बल्कि कैद कर ली जाती। वो कुछ देर मशकूक निगाहों से जिंदार को देखे गई, फिर कुछ नरूठेपन से हाथ सीने पर लपेटे। मुझे नहीं लगता ये मैं कर पाऊंगी। इसे वैसे ही मुझ पर शक है। लड़की, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। शहजादे को कुछ मालूम नहीं होगा और हमारे काम हो जाएगा। मैं तुम्हें इसके कमरे में पहुंचाऊंगा और बाकी काम तुम करोगी। और अगर मैं किसी बड़े मुश्किल में फंस गई तो? लहजा फिक्रमंद था। तो मैं तुम्हें वहां से निकाल लूंगा। परिसा ने कुछ शिकस्त खुर्दा नजरों से इसे देखा। क्या आप इस शर्त के बगैर मेरी मदद नहीं कर सकते? जरूर कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो भी तुम्हारी मदद में ही शामिल है, ताकि अगर कभी मुझे दाऊद सुल्तान को तुम्हें नुकसान देने से रोकना हो तो मैं इसे रोक सकूं। और ऐसा तभी मुमकिन है जब मैं इस पर ठीक से सहर कर सकूं। परिसा, जो अपने भूरे रंग के चमड़े के जूतों को सर झुकाए देख रही थी, इसकी आंखें किसी सोच पर लम्हा भर को खोई थी। वो हार गया, इस तरह वो अपना हार भी हासिल कर सकती है। शायद वो इसे इस दिन कमरे में छोड़ दे। क्या पता वो इसे कमरे में कहीं रखे हुए हो। इसने लप चबाया और तेजी से चेहरा उठाया। आप वादा करें, आप मुझे वहां छोड़ नहीं देंगे? अरे लड़की, फिक्र ना करो तुम। मैं तुम्हें निकाल लूंगा, बस तुम्हें होशियारी से इसकी कोई कमीज या चोखा मेरे पास लाना पड़ेगा। परिसा ने कुछ जजर बजर हो गए अपनी थोड़ी खुजाई। मगर ये सब होगा कैसे? परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी सालगिरह की तकरीब में पूरे 2 दिन है। जिस दिन सालगिरह होगी इसी दिन तुम महल के रिहायशी किले के पिछले हिस्से से दाऊद के कमरे तक जाओगे। तुम जैसे पिछले दरवाजे से अंदर जाओगी तुम्हें गोल जीने दिखेंगे जो ऊपरी मंजिल को जाते हैं। 2 दिन बाद इसने ऊपर को जाती वसी खामदार जीनों के पहले जीने पर कदम रखा, जिनके किनारे संगमरमर की तराशी हुई मोटी सफेद दीवारों से बने थे। अगला कदम उठाते इसने गर्दन घुमा के इतराफ में सरसरी सी निगाह डाली। बेपना ऊंची मेहराबी छत को देखा, जिसे बेल बूटों के उभरे हुए नक्श से सजे सतूनों ने थाम रखा था। इसका मुंह तहीर से खुला हुआ था। दीवारों पर और छतों से लटकते शमादानों से निकलती जर्द ख्वाबनाक रोशनी में छत पर बनी मसूरी इसकी आंखों को फैलने पर मजबूर कर गई। इसने इस मास मास्कर मास्कर मार मास्करेड मास्क को एक हाथ से चेहरे पर ठीक किया। ये महल इतना खूबसूरत था, इसकी सांस इस खूबसूरत फन तामीर पर अटक के रह गई थी। क्या कर रही हो लड़की? यहाँ किसी भी वक्त मेहमान आ सकते हैं। तुम ये सब देखने के लिए नहीं आई, जल्दी से ऊपर जाओ। कानों में उभरती जिंदार की बूढ़ी आवाज पर वो बेसाख्ता उछल पड़ी। वो घूमी, दाएं बाएं देखा, क्या तुम यहीं कहीं हो? वो मतलाशी नजरें सतूनों पर डाली। मुबादा ये बूढ़ा कहीं इनके पीछे न छुपा हो। मैं ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी करो परिसा। तुम मुझे वैसे ही क्यों नहीं ले जाते जैसे कैद खाने ले गए थे? मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। इस चिड़िया ये वो सांसें बहाल करने को रुकी। बहुत ज्यादा है, कोई किसी भी वक्त आ सकता है। इसकी सरगोशियाना आवाज गूंज सी पैदा करती माहौल का सुकून तोड़ रही थी। मोहतात अंदाज में सीढ़ियों से नीचे इसने पलटकर सुनसान हॉल को देखा, जहां वो गुजर के जीनों तक आई थी। चमकते फर्श पर छत्ते से लटकते रोशन भारी फानूस का अक्स था। आसमानी लंबी फ्रॉक जो जमीन पर इसके इर्द गिर्द फैले थे। इसके यूं घूम जाने पर इसका पानी की तरह शफाफ कपड़ा चमक उठा था। उसने उजलत में ग्लास सिल्क से बनी फ्रॉक का भारी घेर दोनों हाथों से थामा। फ्रॉक की तह इतनी घेरदार थी कि घेर हाथ से बार बार फिसल सा जाता था। ये बारीक तहें एक दूसरे पर इसकी तरह से गई थी। हर हरकत के साथ कपड़ा आहिस्ता लहराने सा लगता था। वो तेजी से मजीद जीने चढ़ने लगी। मैंने तुम्हें कहा तो है, मैं हर जगह हर ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस उम्र में तुमसे ये जीने नहीं चढ़े जा रहे। मेरी पोती इस उम्र मुझे आपकी पोती की तारीफें नहीं सुननी जिंदार साहब। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अगर सिपाहियों ने मुझे देख लिया तो मेरे साथ क्या होगा आप जानते हैं। जितनी बार तुमने किया होगा मेरे साथ कहा है। अब मैं चाहता हूँ वाकई कुछ हो जाए। क्या होगा? जिंदार तिलमिला उठा। सिपाही तुम्हें हमसाए सल्तनत की अमीर तरीन मेहमान समझेंगे, और ये सब इस लिबास और जेवरात की मेहरबानी है जो मैंने तुम्हें दी है। अगर कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो तुम यही कहोगी। परिसा आखिरी जीने पर पहुंच के हाँफने लगी। सांसों का तेज चलता जीरो बम इसे कुछ भी बोलने से रोके हुए था। इसने फ्रॉक के घेर को छोड़ दिया। मुलायम कपड़ा अपनी जगह वापस फिसल गया। इसके गले और आस्तीनों पर चांदी की बारीक तारों का कंधा हुआ काम था। ना नजर आने वाले सफेद नगीनों की बेतहाशा बेलें
اس کے گلے اور آستینوں کو ہیروں کی مانند چمکا رہی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں مجھے کیا بولنا ہے، کوئی 1000ویں دفعہ بتا چکے ہیں آپ مجھے۔ وہ تلملاؤ تھی، چہرہ سرخی مائل ہو رہا تھا۔ اب اس کے سامنے ایک چوڑی لمبی راہداری تھی جس پر پھیلے قیمتی قالین پر اس نے قدم رکھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتی گئی۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس راستے پر کوئی پہرا نہیں؟ اس کا دل بلیوں کی مانند اچھل رہا تھا۔ ہاں مجھے یقین ہے، زندار اکتاہٹ سے بولا۔ راہداری کے آخر میں بنے دروازے کے اندر داخل ہو جانا، زندار بولا۔ اس نے ایک نظر اپنے عقب پر ڈالی اور کچھ جھک کر ہاتھ سے بار بار پھسلتے فراک کا گھیر اٹھایا۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے ایک محتاط سانس لی، لب دبائے اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا اور وہ آسانی سے کھلتا چلا گیا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے اعتراف پر غور کیا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں زیادہ سامان نہیں تھا۔ اس نے پریشان نظریں لکڑی کی چمکتی میز پر ڈالی جس پر تازہ پھولوں سے بھرا ہوا گلدان تھا۔ ٹھیک اس وقت زندار اس کے سامنے نمودار ہوا۔ وہ اس کی اچانک آمد پر اچھلی۔ زندار صاحب، یہاں سے آگے میں خود نہیں جا سکوں گی، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں نے کبھی اس طرح چوری چھپے کچھ نہیں کیا۔ کمرے کے باہر کھٹکا سا ہوا۔ اس نے متوحش نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھا۔ البتہ زندار نے اپنے سامنے کھڑی پریسا پر نظر ڈالی۔ اس سفید ماسک کی وجہ سے کوئی اسے نہیں پہچان سکتا تھا، جس نے اس کے چہرے کو پیشانی سے لے کے ناک تک ڈھکا ہوا تھا، اور یہ ماسکریڈ ماسک زندار نے خود بنایا تھا، جس کے دائیں بائیں لگے سفید ملائم پنکھ اس کی کنپٹی کو سہلا رہے تھے۔ اس نے یہ ماسک بہت سی لڑکیوں کو کلب جاتے ہوئے پہنتے دیکھا تھا، اور لوگوں کی نظروں سے خود کو بچانے کا اسے یہی واحد طریقہ ٹھیک لگا۔ کم از کم وہ اس بارے میں تو مطمئن تھی کہ کوئی اسے پہچان نہیں سکتا۔ یہ کمرہ بھی داؤد سلطان کے استعمال میں ہے، عموماً وہ یہاں خاص لوگوں سے ملتا ہے۔ یہاں سے آگے میں لے جاؤں گا تمہیں۔ پریسا جو میز کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں پر سر رکھے سستا رہی تھی۔ اس نے فراک کے ملائم کپڑے کو ہاتھ سے مسلا۔ یہ کپڑا تو ماسٹر میں نیا نکلا تھا، حیرت ہے یہاں بھی موجود ہے۔ ویسے تم یہ لائے کہاں سے ہو؟ یہ تو کسی شہزادی کا لگتا ہے۔ کرسی سے اٹھ کے وہ آتش دان کے قریب کھڑی ہو کے ہاتھ سینکنے لگی۔ جس کا بھی ہو، تمہیں اس بارے میں ابھی نہیں سوچنا چاہیے۔ اس نے ہاتھ کو ہوا میں لہرایا، ٹھنڈا سا دھواں اس کی کنپٹی سے ٹکرایا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اگلے ہی پل اس کے پیروں سے زمین دور ہوتی جا رہی تھی۔ نیلوفر اس طرف کیا کر رہی تھی؟ اسے تو مہمان خانے میں ہونا چاہیے تھا، جو نئے کپڑے پہن کے اپنی ننھی تلوار کمر بند سے باندھ کے داؤد سلطان کو دکھانے جا رہا تھا۔ نیلوفر کو اس کی طرف جاتا دیکھ کے بری طرح ٹھٹکا تھا۔ وہ اسی لباس کی بات کر رہی تھی جسے 7 مشہور درزی بنا رہے تھے۔ یہ واقعی بے حد خوبصورت تھا۔ وہ تبھی اس سالگرہ کے لیے اتنی خوش تھی۔ پھر وہ چونکا، لیکن نیلوفر اس طرف کیسے آ سکتی تھی؟ اس طرف شاہی خواتین کو آنے سے منع کیا گیا تھا۔ وہ محل کے اندرونی حصے سے جا سکتی۔ وہ کچھ دیر اس کی طرف جانے پر تیوری چڑھائے کھڑا رہا، مگر پھر اس کے پلٹ کے پیچھے دیکھنے پر وہ ٹھٹک گیا۔ یہ اس نے چہرے پر کیا پہن رکھا تھا؟ وہ الجھن میں پڑ گیا۔ اس نے کبھی یہ چیز کسی اور خاتون کو پہنے ہوئے نہیں دیکھی۔ وہ جو کچھ بھی تھا اسے دلکش دکھا رہا تھا۔ اسے پہلی بار اپنی بہن پیاری لگی تھی، لیکن وہ اس کے بارے میں اسے پوچھنا چاہتا تھا، اور اسے اس کو اپنی تلوار بھی دکھانی تھی، اور وہ اسے اس گھوڑے کے بارے میں بھی بتانا چاہتا تھا جو استبل لایا جا چکا تھا۔ سفید رنگ کا گھوڑا جس پر وہ آسانی سے خود چڑھ سکتا تھا۔ اس کے معصوم چہرے پر اس خیال کے باعث مسکراہٹ پھیلی۔ وہ نیلوفر کے پیچھے دوڑا۔ سیاہ ریشمی بال دوڑتے ہوئے بکھرنے لگے۔ وہ زینے پار کر چکی تھی اور اس کے پیچھے زینے چڑھتا ہوا آیا۔ راہداری میں پہنچ کر وہ گھٹنوں پر دونوں ہاتھ جمائے سستانے لگا۔ سیدھے ہو کے وہ راہداری میں ادھر ادھر گھوما۔ اس طرف کوئی نہیں تھا۔ چوڑی اور طویل راہداری سنسان تھی۔ ذہن میں لپکتے شرارتی خیال پر اس کے ہونٹ سازشی انداز میں پھیلے۔ اس نے اپنی ننھی تلوار نیام سے نکالی اور کسی سپاہی کی مانند جو دشمن کے کسی بھی طرف سے آ نکلنے کے خدشے میں ہو، وہ دونوں ہاتھوں سے اسے تھامے آگے بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے وہ راہداری میں آخر میں بنے اس محرابی دروازے کی جانب آیا جہاں داؤد سلطان کے دوست اس سے ملنے آتے تھے۔ شاید نیلوفر اس کی طرف گئی تھی، یا پھر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے گردن گھمائی۔ راہداری یہاں سے چچا جان کے رہائشی کمروں کی طرف جاتی تھی۔ کیا وہ اس کی طرف تھی؟
لیکن اس کی طرف تو سخت پہرا تھا۔ وہ کب سے اس طرف یوں اکیلے جانے لگی۔ سر کھجاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے زمین پر گری۔ اس نے فوراً زبان دانتوں میں دبائی، فوراً احتیاط سے جھک کر تلوار اٹھائی اور اس کمرے کا دروازہ دھکیل دیا جس کے سامنے وہ کھڑا تھا۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے برا سا منہ بنایا، نہ جانے وہ کس طرف گئی تھی۔ اس نے ہال نما کمرے میں مزید 2 دروازے تھے۔ ایک ملازمین کے حصے، اس کے حصے آنے تھے، جانے کے لیے تھے، جبکہ دوسرا داؤد سلطان کے رہائش گاہ کی جانب جاتا تھا۔ شاید داؤد بھائی اپنے کمرے میں ہو، میں انہیں سے مل لیتا ہوں۔ داؤد کے خیال پر وہ نیلوفر کو بھول بیٹھا تھا۔ تبھی اس نے دوسرے دروازے کا رخ کیا جو اس کے کمرے کی طرف جاتا تھا۔ وہ اس کے کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ یہ کمرہ ماسٹر کے بڑے بڑے پورے اپارٹمنٹ جتنا تھا۔ زندار نے اسے اس کمرے کی طرف آتی راہداری میں ایک چوڑے ستون کے پاس چھوڑا تھا جس سے دوسری طرف سپاہیوں کا کمرہ تھا۔ اس ستون سے اس کمرے کی طرف آتے ان چند قدم کے فاصلے میں اس پر جو گزری تھی وہ اوپر پریسا جانتی تھی۔ تم کسی اور چیز کو ہاتھ مت لگانا، تمہیں بس اس کی کوئی چیز اٹھانی ہے۔ کیا تمہیں کہیں نظر آ رہا ہے کچھ ایسا؟ اس کے کانوں میں سنائی دیتی زندار کی آواز پر اس نے پوری توجہ سے چاروں طرف دیکھا۔ کمرے کے وسط میں ایک جہازی سائز بیڈ تھا۔ دیوار پر ایک بڑا آئینہ نصب تھا جس کے کنارے سنگے مرمر کے تھے۔ شاید یہ جگہ آئینے کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ دوسری طرف بنے آتش دان میں جلتی آگ اب کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس آتش دان کی بناوٹ جس خوبصورتی سے ہوئی تھی، اگر ایمر یہاں ہوتا تو اسے معلوم ہوتا جن سکیچز سے وہ متاثر تھا وہ ان کے سامنے کچھ نہیں تھے۔ مجھے یہاں کسی قسم کا کوئی چوکا نظر نہیں آ رہا۔ اس کے خادموں نے اٹھا لیا ہوگا۔ متلاشی نظروں سے وہ ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ہار، اگر اسے وہ ہار نہیں ملا تو بہت برا ہو جائے گا۔ یہاں کوئی الماری کیوں نہیں تھی؟ اتنے بڑے کمرے میں کوئی الماری کیوں نہیں ہے؟ وہ جھنجھلائی۔ بستر کے دائیں طرف والی دیوار پر دبیز پردے تھے۔ ان پردوں سے آتی سفید روشنی آدھے کمرے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ شاید یہاں کوئی بالکنی تھی۔ اس نے آہستگی سے ایک پردہ سرکایا۔ وہ دنگ رہ گئی۔ یہاں ایک بھاری بھرکم دروازہ تھا جو باہر کو کھلا پڑا تھا اور یہ حصہ محل کے عقب میں درختوں کے جنگل کی طرف رخ کیے ہوئے تھا۔ چونکہ یہ عقبی حصہ تھا، اس طرف کچھ زیادہ ہی ہریالی تھی۔ وہ بالکنی میں نکل آئی، بے ساختہ چونک پڑی اور رکی۔ اسے زندار نے جواب نہیں دیا تھا۔ زندار صاحب؟ وہ دوبارہ کمرے میں آئے۔ اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ زندار؟ وہ رہاسی ہو کے تقریباً چیخ پڑی۔ اس کے کانوں میں خاموشی تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ جو بالکنی کے دروازے سے آ رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا کی سرسراہٹ جو ان دبیز پردوں کو چیر رہی تھی۔ خوف کی لہر اس کے جسم کی ہڈیاں سنسناؤ تھی۔ دیکھو میرے ساتھ یہ مذاق مت کرو، میں ڈھونڈتی ہوں اس کی کوئی چیز۔ بھیگی ہوئی آواز میں بولتے وہ رہاسی ہوئی، پھر کمرے میں ہر چیز کا جائزہ لیتے ہوئے ادھر ادھر چکرانے لگی۔ کمرے کے فرش پر پھیلی فراک اس کے ساتھ ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ دوسری جانب دروازے کے باہر پہنچتے شیر کو نے دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ کچھ دیر رک کے اس نے اپنے بال سنوارے۔ یقیناً وہ اچھا لگ رہا تھا اور اس نے دروازہ پار ہاتھ کی مٹھی سے 2 دفعہ دستک دی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے ہونٹ گھمائے اور کندھے اچکائے دروازہ کھول دیا اور ٹھٹک گیا۔ تحیر سے آنکھیں پھیل گئیں۔ نیلوفر کمرے کے کونے میں رکھے ایک صندوق کو کھولے کھڑی تھی جس کے کناروں پر جنگی مناظر کی مصوری کی گئی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے تیزی سے اندر آیا۔ صندوق میں رکھے کاغذات کے پلندوں کو الٹتے پلٹتے اس کے کپکپاتے ہاتھ ساکت ہو گئے تھے۔ اس نے تیزی سے دروازے کی آواز پر سر اٹھایا۔ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے بیٹھے اس کی روح جیسے فنا ہوئی تھی۔ اس کے سامنے 8-9 سالہ بچہ شاہی لباس پہنے کھڑا تھا۔ نیلوفر، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں نیچے ہونا۔ شیر کو بولتے بولتے ٹھٹک گیا۔ رکو۔ اس نے پتلیاں میچ سے لی۔ تم نیلوفر نہیں ہو؟ اس کے بالوں نے اسے چونکنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اس آدھے چہرے نے جو آنکھوں پر لگے نقاب کی آڑ میں نہیں تھا۔ کون ہو تم؟ اس کے ماتھے پر گہری شکنیں امڈ آئیں، وہ جو ہوش کھونے کو تھی۔ اس کے ہاتھ سے وہ رول کیا ہوا کاغذ نیچے گر پڑا۔ فراک کے گھیر سے الجھتے ہوئے وہ شوقی سی کیفیت میں اٹھ کھڑی ہوئی، تھوک نگلتے ہوئے لب کاٹے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، فراک کے گھیر کو ہاتھوں میں تھامے وہ اس دروازے کی جانب دوڑی، لیکن بے ساختہ رکی۔ وہ زندار کے ساتھ آئی تھی۔ اسے سپاہی دوسری راہداری میں ہی گھیر لیتے۔
اسے راستہ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ بند دروازے سے ہی واپس گھومے۔ وہ بچہ تلوار نیام سے نکالتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم میرے بھائی کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ شیر کو دانت پیستے ہوئے گھبرایا۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ مزید تمتمانے لگا۔ اس کی نظریں بچے سے ہوتے عقب میں بالکنی کے پردوں کی جانب گئی اور وہ اسی جانب لپکی۔ شیر کو نے پھرتی سے اس کے پیچھے ایک جست لگائی۔ تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کون ہو۔ تم یہاں تک کیسے آئی اور اس صندوق میں کیا ڈھونڈ رہی تھی تم؟ وہ جو بالکنی کی اس چھوٹی دیوار پر دونوں ہاتھ جمائے کھڑی تھی۔ اسے عقب سے اس بچے کی آواز آئی۔ اس نے نیچے جھانکا۔ اگر وہ یہاں سے چھلانگ لگاتی تو اس کی ہڈیوں میں شاید 2-3 ہی ثابت بچتے۔ اس نے ایک لمحے کو پلٹ کر اس بچے کو دیکھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ کسی بھی لمحے اسے پھٹ پڑنا تھا۔ بچہ اس پر اپنی چھوٹی سی تلوار تھامے کھڑا تھا اور وہ حواس باختہ نظریں اس پر جمائے بالکنی کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ پریسا، زندار کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ کہاں تھے آپ زندار صاحب؟ وہ تیر سے مٹھیاں بھیجتے کپ کپاتے ہوئے چلائے۔ شیر کو عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ نے مجھے یہاں اکیلا چھوڑ دیا، مجھے یہاں سے نکالیں اسی وقت ورنہ میں بہت بری مشکل میں پھنس جاؤں گی جلدی۔ تم ایک چھوٹے سے بچے سے ڈر رہی ہو۔ زندار کی آواز میں طنز تھا۔ کیا پاگل ہو تم جو خود سے باتیں کر رہی ہو، یا خود کو بچانے کے لیے ایسا ظاہر کر رہی ہو کہ پاگل ہو؟ شیر کو ایک قدم آگے بڑھا۔ تم اس بالکنی سے نیچے چھلانگ لگاؤ۔ میں اس کمرے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، میں یہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا؟ میں یہاں سے چھلانگ لگاؤں؟ میں مر جاؤں گی۔ یہ اونچائی دیکھی ہے آپ نے؟ اس نے متوحش ہوتے ہوئے پہلے اس بچے کو دیکھا جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اور بہت نیچے سرسبز زمین کو جس کو دیکھتے اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ نہیں، میں ایسے نہیں کر سکتی، یہاں سے چھلانگ نہیں لگا سکتی، تم اس بچے کی یادداشت مٹا دو۔ بے وقوف لڑکی، ایسا نہیں کر سکتا میں، تم وہاں سے چھلانگ لگاؤ۔ سپاہیوں، وہ بچہ حلق کے وقت چلایا، یوں کہ اس کی گردن کی نسیں ابھر آئی تھی۔ وہ ہڑبڑائی، ایک لمحے کو خوفزدہ نظروں سے اس بچے کو دیکھا، بالکنی کی منڈیر پر دونوں ہاتھ جماتے۔ اس نے خود کو اوپر اٹھایا اور ایک نظر اس بچے کو دیکھا۔ رکو، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اور اسی پل پل کے سختی سے میچتے اس نے خود کو پیچھے کی جانب چھوڑ دیا۔ رکو، شیر کو تلوار گرا کے اس کی جانب لپکا، لیکن وہ خود کو نیچے گرا چکی تھی۔ وہ بالکنی کی دیوار تک آیا۔ زور زور سے سانس لیتے اس نے بے حد پریشان نظروں سے آگے کو جھک کر نیچے جھانکا، اور وہ دم بخود رہ گیا۔ جاری ہے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔